नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से जो है हम घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत, फिर आपका जो है प्राचीन भारत का एमसीक्यू यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। धीरे-धीरे सारा ही सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यू यहाँ पर करवा दूँगा, घटना चक्र में जो भी है दोस्तों, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है, इकोनॉमिक्स में सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट आपको करवा दूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये पहला टॉपिक है। चलिए इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था, जो कि आपका सऊदी अरब में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मक्का, जो कि आपका सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में। नीचे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पर है मक्का कहाँ है? तो जैसा कि मैंने ऊपर ही पढ़ा है दोस्तों, मक्का जो है आपका सऊदी अरब में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरबों ने। अरबों ने ही हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिटेल्स थोड़ा। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर यानी कि भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है दोस्तों, तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि 712 ईस्वी में हमला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 712 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहले इसका थोड़ा डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था दोस्तों। फारसी ग्रंथ चशनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर ही पढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय प्राप्त हुई थी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब का रहने वाला था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर पहला विजय प्राप्त किया। उस समय जो सिंध का जो शासक था दोस्तों, कौन था? दाहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम था तो कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहले इसका थोड़ा डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र जो है 17 वर्ष थी। चशनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग है दोस्तों, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर और लिख दीजिएगा। छठवीं और सातवीं में सिंध की राजधानी। ठीक है दोस्तों, चशनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं में सिंध की राजधानी क्या थी? तो सिंध की जो राजधानी थी दोस्तों उस वक्त अरोड़ थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चशनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश यानी कि सिंध की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातत्व है कि चशनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्पतकीन। अल्पतकीन का जो सुबुक्तगीन है ये गुलाम था, और सुबुक्तगीन का बेटा जो है महमूद गजनी है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्पतकीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतकीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वमाला तक था। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें जो है कथन ए जो है हमारा, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जो कि बिल्कुल सही है। कारण आर जो दे रहा है इसमें, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, जो कि बिल्कुल गलत है। महमूद गजनी का जो भारत पर आक्रमण था उसका एक ही उद्देश्य था दोस्तों, भारत में धन की लूटपाट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है, मतलब कथन ए तो सही है, बट कारण आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो कौन चंदेल शासक था दोस्तों जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्याधर। विद्याधर जो है चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नीचे यहाँ पर इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा एवं वृंदावन जैसी तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया गया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उदबी था। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उदबी था। उसने किताबुल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि किताबुल यामनी और तारीख यामनी की रचना किसने की थी? तो उदबी ने की थी। ठीक है, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, शहनामा का लेखक फरिश्ता, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। शहनामा के जो लेखक है वो फिरदौसी है। ठीक है, शहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो वो महमूद गजनवी से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार मार्क है, क्योंकि यहाँ पर फरिश्ता ना होकर फिरदौसी होना चाहिए था, बट अगर फिरदौसी करेंगे तो इसका राइट आंसर महमूद गजनवी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसका डिटेल हम देख लेते हैं ऊपर में। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है, और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदूसा था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शहनामा का लेखक कौन था? जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों, शहनामा का जो लेखक था वो फिरदौसी था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीचे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन खारिज में देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों को
जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्राह्मणगुप्त, बलभद्र तथा वाराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इसे ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि तहकीके हिंद को अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट किया था, अनुवाद किया था? तो एडवर्ड साची ने। इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया था? रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो था ऑप्शन बी, अलबरूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अलबरूनी भारत में आया था तो किस शताब्दी में आया था दोस्तों? 11वीं शताब्दी में। ऊपर हमने डिटेल्स में पढ़ा था, अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी, अलबरूनी था। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ऑप्शन सी है वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, जो कि नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो किसने किया था दोस्तों? भीमदेव ने। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं इसका। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक जो था भीमदेव प्रथम था। 1022 से 63 ईस्वी महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किया था दोस्तों? महमूद गजनवी ने, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नरूपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 4181। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन लगभग 3 ग्राम था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो किसने जीता था दोस्तों? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नीचे आते हैं, डिटेल देखते हैं थोड़ा इसका। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 ईस्वी में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो पराजित किया था दोस्तों भीम द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज्य द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा मां न्यायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, यानी कि मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो यहाँ पर एक ट्रिक है दोस्तों, चंद आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो है चंद है, ठीक है, यानी कि चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। चला आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो मैंने आपको ट्रिक बताया दोस्तों, जहां पर चंद आ जाए तो आप वहां पर चंद ढूंढने लगे ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो है जयचंद है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जयचंद। नीचे आते हैं दोस्तों, उपरोक्त प्रश्न ऊपर व्याख्या की हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 28 जो है दोस्तों, यहाँ पर युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसमें भारत में मुसलमान शक्ति की स्थापना हुई थी? तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित नामों को कलानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो है हमारा महमूद गजनवी हो जाएगा, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, फिर तैमूर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे आते हैं, सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में खारिज में शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको किया था? ऑप्शन बी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीचे आते हैं, गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नीचे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने दोस्तों बंगाल एवं बिहार दोनों पर विजय प्राप्त की? तो वो था बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदियों में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने
राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है हमारा? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण जो दे रहा है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोनों ही कारण, आपका कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए सही व्याख्या है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य की स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दोस्तों आपका दसपुर शिलालेख से मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाई श्रेणी, रेशमी सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला चैप्टर घटना चक्र का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो इसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।